नमस्कार। आज हम मेल इनफर्टिलिटी के सीरीज में कुछ मेल इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट केस। क्योंकि हमेशा ये लगता है कि विमेन रिलेटेड कॉजेज ही डिस्कस होती हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम मेल इनफर्टिलिटी रिलेटेड कॉजेस को भी डिस्कस करें। तो मेल इनफर्टिलिटी मतलब या तो काउंट कम है, या मोटिलिटी कम है, या मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस कम है। 3 भागों में यूजुअली स्पर्म को चेक किया जाता है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन और वो सब भी टेस्ट हैं। गाइडलाइंस में देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं, तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये केस क्या है। ये केस है एक 35-year-old जेंटलमैन, 5 years से इनफर्टिलिटी सफर कर रहे हैं। स्पर्म काउंट 3 मिलियन है, और जो मोटिलिटी है टोटल वो 10% है, और प्रोग्रेसिव 5% है, और मॉर्फोलॉजी 1% है। तो कई ईयर्स से जो स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी ये चेंज होता है। WHO क्राइटेरिया से क्रूगर क्राइटेरिया होते हैं। तो आजकल लगभग 16 मिलियन इज कंसिडर्ड द नॉर्मल पर ml, और 30% एक्टिव, जिसमें से एटलीस्ट 15% एक्टिव होना चाहिए, एंड मॉर्फोलॉजी 2% बाय क्रूगर क्राइटेरिया। तो इनका सारे पैरामीटर्स में कम है। और ग्रेड 3 वेरिकोसील अल्ट्रासाउंड, टेस्टिस की जो अल्ट्रासाउंड है उसमें डिस्कवर हुआ है। और ब्लड टेस्ट जो किया है, एफएसएच, टेस्टोस्टेरॉन, एफएसएच थोड़ा सा हाई है और टेस्टोस्टेरॉन नॉर्मल है। तो जब भी स्पर्म काउंट थोड़ा कम होता है, फर्स्ट तो एक ही टेस्ट में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और सेकेंडली उसके साथ हमें हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट ये सब करना जरूरी है टू सी कि कोई एसोसिएटेड फैक्टर है या नहीं। अब वेरिकोसील क्या है? स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी ये सब डाउन होने के बहुत सारे कॉजेस हैं। आज हम वेरिकोसील के रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो है, वेरिक मतलब वेसल, सील मतलब कलेक्शन, where veins in the scrotum become enlarged or twisted। तो ये है टेस्टिस, और ये है ब्लड वेसल नॉर्मली। और जब ये ब्लड वेसल थोड़े से बड़े हो जाते हैं और ट्विस्टेड हो जाते हैं, उनको वेरिकोसील कहते हैं। वेरिकोसील क्यों होता है? वेरिकोसील है कि जब, जैसे आप जानते हैं कि बॉडी में आर्टरीज भी है और वेन्स भी है। आर्टरीज ब्लड देता है, वेन्स ब्लड को हार्ट की ओर ले जाता है। अब क्योंकि ये एंटी ग्रेविटी जाता है, ग्रेविटी डाउन है, और वेन्स क्योंकि हार्ट की ओर आना होता है, बॉडी में कुछ वैल्व्स होती हैं जो ब्लड को नीचे जाने से रोकती है, वेन्स की। तो ये वैल्व्स कभी कभी काम करना बंद कर जाती हैं, तो जो स्क्रोटम है वहां पे ब्लड वेसल कलेक्ट हो जाता है। तो ये वैल्व्स के लिए हो सकता है। और लेफ्ट जो टेस्टिकुलर वेन है वो सीधा है, ग्रेविटी से मोर इफेक्टेड होता है। तो लेफ्ट साइडेड स्क्रोटम में वेरिकोसील ज्यादा होता है। और जब बच्चे 12-13 ईयर से 17-18-19 होते हैं, टेस्टिस का ग्रोथ होता है, तो कभी कभी तभी भी वेरिकोसील हो जाता है। और जब किडनी में ट्यूमर होता है और वेन्स में
प्रेशर होता है तब ये टेस्टिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। सो सिम्टम्स क्या होती हैं ये वेरिकोसील से? दर्द हो सकता है, वेसल्स बड़े दिखते हैं, वहां पे कलेक्शन रहता है, एक साइड का टेस्टिस दूसरे साइड से बड़ा हो सकता है, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो कभी भी आपके पास कोई कपल आए जिसमें काउंट कम है और पेशेंट कह रहा है मुझे टेस्टिकुलर पेन है, और तो आपको वेरिकोसील जरूर रूल आउट करना होता है। अब जब ये वेसल्स आ जाते हैं टेस्टिस में, तो इसमें स्पर्म काउंट क्यों कम हो जाता है? तो एक है कि क्यों हमारे बॉडी में, क्यों मेल्स के बॉडी में टेस्टिस बॉडी से बाहर है? क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई है, आ, और जो बाहर का टेम्परेचर है वो बॉडी से कम है, 36-37। बॉडी में यस, गर्मी में इट कैन गो टू 40-45, बट यूजुअली एवरेज जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर अगर हम देखें 25-30 के बीच में है। पर जब उसके आसपास ब्लड वेसल्स हो जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स में बॉडी का टेम्परेचर है, तो वो ब्लड वेसल जब टेस्टिस के पास रहते हैं तो टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेस्टिस हाई टेम्परेचर में गुड स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, तो इसीलिए उसमें स्पर्म काउंट कम हो जाता है। और जो ये ब्लड वेसल है, ये स्टैग्नेंट ब्लड है। दैट मीन्स जो ब्लड जाके फ्रेश ब्लड आना जरूरी है वो नहीं हो पा रहा है, और इससे टेस्टिस को ऑक्सीजन कम होता है। और इसी दोनों कारणों के लिए आसपास, जिसको आजकल कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, आरओएस, मतलब जो ऑक्सीजन की कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डीएनए को डैमेज करती है, तो इसीलिए भी जो टेस्टिकुलर स्पर्म सिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाता है, और वेरिकोसील में स्पर्म काउंट कैन बी लो। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये वेरिकोसील क्या है, और क्या, कैसे हम इसको ग्रेड कर सकते हैं? तो एक तो है कि दिखता नहीं है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड में वेरिकोसील है। दूसरा है कि जब पेशेंट जोर से प्रेशर देता है नीचे की ओर, उसको वेल्सेल्वा मैनूवर कहते हैं, तब वेरिकोसील दिखता है। तीसरा है कि एग्जामिनेशन करने से ही दिखता है। और चौथा है कि दिख विद नेकेड आई, विदाउट एनी एग्जामिनेशन वेरिकोसील दिख जाता है। तो यूजुअली जो है ग्रेड 3 वेरिकोसील विथ लो स्पर्म काउंट में सर्जरी की जरूरत हो सकती है। सब क्लिनिकल ग्रेड 1 में यूजुअली नहीं होता है, और ग्रेड 2 डिपेंड करता है कि मल्टीपल फैक्टर्स पे कि सर्जरी करें या नहीं करें। That means when you are seeing the varicocele, then you need to, and there is associated low sperm count, grade 3. अल्ट्रासाउंड की ग्रेडिंग भी सिमिलर है, उसमें स्पर्मेटिक वेन की डायमीटर मेजर करते हैं, वो अगर 3 मिलीमीटर से ज्यादा है तो उसको अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस में ग्रेड 2 वेरिकोसील बोलते हैं, और तभी भी अगर वो लो स्पर्म काउंट से एसोसिएटेड है तब कुछ सर्जरी की शायद जरूरत पड़ेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर वेरिकोसील को सर्जरी की जरूरत नहीं है। तो कैसे हम डिसाइड करें कि वेरिकोसील सर्जरी करें या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक आईयूआई, आईवीएफ, इक्सी के लिए चलें इस कपल के लिए? जिसमें क्लिनिकली पैल्पेबल है, या तो पैल्पेबल है या दिखता है, एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस है, और लेडी यंग है, और उसकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कपल का जो इनफर्टिलिटी ड्यूरेशन है वो शॉर्ट है।
बट अगर लेडी ओल्डर ग्रुप में है, मोर देन 35, बहुत टाइम से ये लोग फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं और स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, तब शायद वेरिकोसिल सर्जरी नहीं करना चाहिए और सीधा आईवीएफ इक्सी की ओर जाना चाहिए। सो सिग्निफिकेंट वेरिकोसील होना चाहिए, या तो पैल्पेबल या दिखना चाहिए, और एडिक्वेट टाइम इज अवेलेबल फॉर पोस्ट सर्जरी इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि आज सर्जरी किया और कल स्पर्म काउंट डबल हो गया, नहीं, it takes time and it's not always that it works. So you can only try it in younger couples usually. Okay, so फीमेल की एज यंग होनी चाहिए, यूजुअली इन द 30s और लेस देन दैट, अर्ली 30s और लेस देन दैट। ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी लेस देन 2 years होना चाहिए, ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए, और कोई फीमेल एग रिजर्व अच्छा होना चाहिए, दैट मीन्स फीमेल शुड बी फिट, और बहुत कम स्पर्म काउंट नहीं होना चाहिए। तो ये 4-5 फैक्टर्स अगर है, तब वेरिकोसिलेक्टमी सर्जरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब वेरिकोसिलेक्टमी सर्जरी क्या क्या होती हैं? एक होता है माइक्रोस्कोप से, एक लैप्रोस्कोप से, एक ओपन सर्जरी होता है, और एक स्किन के थ्रू होता है। अब एक होता है रेडियोलॉजिकली, कोई अल्ट्रासाउंड या टेक्निक से जो वेसल्स है जहाँ पे ये वेन्स कलेक्ट हो रही है, उसको वहां पे कॉइल डाल देते हैं, तो वहां पे ब्लड फ्लो नहीं जाता है और धीरे धीरे वो वेसल श्रिंक हो जाता है। तो सर्जरी भी कर सकते हैं, रेडियोलॉजिकल टेक्निक से भी कर सकते हैं। अब माइक्रोसर्जिकल सब इंग्वाइनल वेरिकोसिलेक्टमी, यूजुअली जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब यूजुअली इसी के जरिए ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ग्रोइन एरिया है, जो थाइस का ऊपर वाला एरिया है, वहां पे एक छोटा सा कट देके वहां से वो वेन्स को निकाल के उसको हम लोग रिपेयर करते हैं, आइसोलेट करते हैं एबनॉर्मल वेन्स को, और उसको लाइगेट कर देते हैं। तो ये यूजुअली टेक्निक होता है। So what outcome should our patients expect? जो outcomes expect करते हैं उसमें ये है, excuse me, तो मतलब क्या एक्सपेक्ट करें? प्रेगनेंसी हो जाएगी क्या सर्जरी के बाद? स्पर्म काउंट कैसे, कितना बढ़ेगा? कब प्रेगनेंसी आएगी? सो प्रेडिक्टर्स आर कि टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, जितना यंग एज है मेल का भी उससे बेटर होगा, और प्री ऑपरेटिव जितना बेटर मोटिलिटी था उतना बेटर आउटकम है। तो यंगर बेटर स्पर्म काउंट में बेटर रिजल्ट है। ऑफ कोर्स लेडी को भी टोटली फिट होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में 40 से 50% 6 से 12 महीने में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। आई एम सॉरी, इम्प्रूव्ड स्पर्म काउंट हो जाता है, और 30-35% प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या क्या फैक्टर्स है कि सर्जरी से पहले काउंट उतना बुरा नहीं होना चाहिए, यंग जेंटलमैन होना चाहिए, सर्जरी के बाद काउंट बढ़ना चाहिए, लेडी 32 years से नीचे होना चाहिए, उसकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ट्यूब्स ओपन है, एएमएच ठीक है, और दे हैव नॉट बीन ट्राइंग टू लॉन्ग। तो ये सब अगर है वेरिकोसिलेक्टमी सर्जरी, इट इज डन विद यूरोलॉजिस्ट, प्रॉपर टीम इसमें इन्वॉल्व्ड होता है, एंड देन वी कैन लीव, हम कपल्स को अब कह सकती है चलिए
अभी आप कुछ महीने वेट करिए, स्पर्म काउंट इम्प्रूव होगा तो फिर आप ट्राई करिए और फिर हम रिव्यू करेंगे। पर यही चीज अगर 1 मिलियन है, लेडी 38 है, एएमएच कम है, ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, देन ये सब सर्जरी करके टाइम वेस्ट करने की बात हो जाएगी। काफी सारा स्टडीज ने राइट कैंडिडेट्स में वेरिकोसील सर्जरी को बोला है इज द राइट प्रोसीजर। कभी कभी जब इजोस्पर्मिया होता है और वेरिकोसील है, स्पर्म नहीं मिल रहा है, तो वेरिकोसिलेक्टमी सर्जरी करके फिर टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेट भी हो सकता है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन इट improves. So, in few other cases also, varicocelectomy surgery can be done. So great. Today was about low sperm count and varicocelectomy. And let's wait for our next session of discussing yet another case of male infertility. Thank you so much.